नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि आखिर फोटोसिंथेसिस को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स प्लांट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं और इसके कारण फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो अफेक्टेड होता है। तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। कोई भी क्रॉप प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, रेट किस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है बच्चों प्लांट के फोटोसिंथेसिस को कैलकुलेट करने में, कितना प्रोडक्टिविटी वो शो कर रहा है। इसी पर बात करेंगे तो आखिर कौन कौन से फैक्टर प्लांट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दो तरह के फैक्टर प्लांट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक कहलाता है इंटरनल, जिसे हम प्लांट का फैक्टर भी कहते हैं बच्चों। इंटरनल मतलब जो प्लांट के खुद का फैक्टर है, और दूसरा एक्सटर्नल जो प्लांट के बाहर का फैक्टर है, अदर फैक्टर है। जो प्लांट के खुद का फैक्टर है उसे हम इंटरनल या प्लांट फैक्टर नाम देते हैं, और जो बाहर का फैक्टर है उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर नाम देते हैं, जो प्लांट के अंदर कंट्रोल में नहीं है। तो पहली बात करते हैं बच्चों कि प्लांट फैक्टर क्या होता है। तो इस प्लांट फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर आते हैं बच्चों, कि प्लांट फैक्टर इंक्लूड्स, फर्स्ट है नंबर ऑफ लीफ, कितने लीफ हैं प्लांट में। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, जितना ज्यादा लीफ होगा उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लीफ ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। तो लीफ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बात करते हैं साइज ऑफ लीफ। साइज ऑफ लीफ, साइज क्या है, स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, इसके कारण लाइट एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया डिसाइड होगा बच्चों। कि मान लो एक छोटे साइज का लीफ है और एक उसके कंपेरिजन में लार्ज साइज का लीफ है, तो बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा। तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा तो लाइट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस इसमें ज्यादा होगा। फिर बात करते हैं एज ऑफ लीफ की, कि लीफ का एज कैसा है, यंग एज है या मैच्योर या ओल्ड एज हो चुका है। क्योंकि यंग एज में क्लोरोफिल बहुत तेजी से बनते हैं और फोटो ग्रीन लीफ होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, ओल्ड एज होगा, लीफ येलोइश होने शुरू हो जाएंगे। येलोइश होने का मतलब क्लोरोफिल टूट रहा है, और क्लोरोफिल टूट रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा क्योंकि क्लोरोफिल कम है। तो यहाँ पे बच्चों क्लोरोफिल का नंबर के आधार पर हम देख सकते हैं कि एज में, यंग एज में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और मैच्योर और ओल्ड एज के लीफ में फोटोसिंथेसिस कम होगा। फिर ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ का ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है। लीफ का ओरिएंटेशन मान लें कि ये लीफ है जो कि किस तरह से, ये लाइट इधर से आ रहा है बच्चों, तो अगर इस तरह से लीफ ओरिएंटेड है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन अगर लाइट इधर से आ रहा है और लीफ का ओरिएंटेशन किसी और तरफ है तो लाइट प्रॉपर एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन जो लीफ का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करने में, प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करने में। फिर बात करते हैं मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। जो मीजोफिल सेल्स है और क्लोरोप्लास्ट है, तो मीजोफिल सेल्स की बात करते हैं कि मीजोफिल सेल्स कैसे हैं। आपने बच्चों एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि मीजोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा लूजली अरेंज्ड होते हैं। जहां पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है बच्चों वहां पे सेल्स का नंबर पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा होगा, और जो लूजली अरेंज्ड होते हैं वहां पे सेल्स का नंबर पर यूनिट एरिया कम होता है। अगर आपने एनाटॉमी में देखा होगा इस तरह से कि ये लीफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं तो हम इसे कहते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा है ये, और जो लूजली अरेंज्ड हैं ये सब स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होते हैं। तो जाहिर सी बात है अपर साइड का लीफ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा डाइकॉट प्लांट में बच्चों, तो अपर साइड के लीफ ज्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं, लोअर साइड के लीफ कम ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपर साइड में पैलिसेड पेरेन्काइमा होता है जो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, तो कम सरफेस एरिया में ज्यादा सेल्स होते हैं, जिसके कारण वहां पर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लूजली अरेंज है, सेल्स कम है तो सरफेस एरिया का ज्यादा, उतने ही एरिया में सेल्स कम होंगे तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम होगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। तो मीजोफिल सेल्स कैसा है ये भी डिसाइड करेगा बच्चों कि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा कि कम करेगा। ठीक उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी किस तरह का है, क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट किस तरह का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करने में कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा कि कम होगा। क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है या ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। डिफरेंस है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ होगा और कम कहाँ होगा। क्योंकि जहाँ पे ए ग्रेनल है वहाँ पे केवल स्ट्रोमा लैमली होता है, और जहाँ पे स्ट्रोमा लैमली केवल है वहाँ पे केवल प्रोसेस साइक्लिक चलेगा बच्चों। तो ये यहाँ पे जब बात करते हैं जहाँ पे ग्रेना है वहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ऑपरेट हो सकता है। फिर बात करते हैं इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है बच्चों? हर सेल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ CO2 अवेलेबल होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ CO2 अवेलेबल होता है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में वो भी अवेलेबल होता है। डिसॉल्व फॉर्म में CO2 प्रेजेंट होते हैं बच्चों। मान लो किसी कारण से स्टोमेटा बंद हो गया, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो गया, लेकिन लाइट अवेलेबल हो सकता है बच्चों। तो लाइट अवेलेबल है, लेकिन किसी अदर फैक्टर के कारण स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो लाइट मिलने से लाइट रिएक्शन चलेगा, लेकिन CO2 स्टोमेटा बंद होने के कारण CO2 नहीं मिल पा रहा। उस समय इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन बच्चों फोटोसिंथेसिस को लगातार बनाए रखने में मदद करेगा। इसलिए इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करने में। इसके बाद बात करते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अमाउंट, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा अमाउंट होगा क्लोरोफिल का, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जैसे जैसे क्लोरोफिल कम होता चला जाता है बच्चों, लीफ येलोइश होता जाता है, और येलोइश लीफ में फोटोसिंथेसिस कम होता है। क्योंकि जो लाइट ट्रैप करने वाला जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, आपको मैंने बताया है कि वो क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। तो ये तो बच्चों इंटरनल फैक्टर होता है। और ये सारे फैक्टर्स की बात करें तो दिस इंटरनल फैक्टर और प्लांट फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दो बातें हैं बच्चों। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली प्रीडिसाइडेड। आप इन सभी फैक्टर को कि लीफ का साइज क्या होगा, लीफ का नंबर क्या होगा, ये सब जेनेटिकली डिसाइडेड है बच्चों, कोई चेंज नहीं कर सकता इसका। लीफ का साइज कैसा होना है वो जीन्स पे डिपेंड करेगा। जैसा जीन होगा वैसा ही कैरेक्टर, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो, जैसा जीन होगा वैसा ही कैरेक्टर आता है। तो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है, जेनेटिकली प्री डिसाइडेड। प्री डिस्पोजिशन मतलब जेनेटिकली प्री डिसाइडेड, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जैसा जीन होगा, छोटे साइज का लीफ का जीन होगा तो छोटे साइज का लीफ बनेगा प्लांट में, लार्ज साइज का होगा तो लार्ज साइज का। कैसा मेसोफिल सेल किस तरह के होने हैं, क्या अरेंजमेंट होगा, ये सारे फैक्टर जेनेटिकली प्री डिसाइडेड होंगे। और साथ साथ ग्रोथ ऑफ द प्लांट जेनेटिकली तो एक फैक्टर है ही, साथ साथ ग्रोथ कंडीशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों। ग्रोथ कंडीशन, मान लो लीफ का सरफेस एरिया बहुत लार्ज साइज का जीन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वही नहीं मिला। मान लो कि ऐसे सॉइल में वो प्लांट ग्रो कर रहा है जहां मैग्नीशियम डेफिशिएंट है या आयरन डेफिशिएंट है या नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तो क्या वो क्लोरोफिल प्रॉपर तरीके से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करने में। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों इंटरनल फैक्टर्स की। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर का फैक्टर है, प्लांट का खुद का फैक्टर नहीं है, जिसमें सनलाइट की बात करते हैं कि कितना अवेलेबल सनलाइट है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है, CO2 कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल। यहां पे अभी तक बच्चों सेल के अंदर की बात कर रहे थे, ये एटमॉस्फेरिक CO2 की बात हो रही है यहां पे। तो CO2 कंसंट्रेशन यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर में एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन की बात करेंगे। वाटर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर में आता है बच्चों, जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस को डिसाइड कर रहा है। अब यहां पे जब हमने देखा बच्चों इस फोटोसिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर हैं और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसे कि ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ लागू कब होगा बच्चों? ये लॉ तब लागू होता है जब कोई भी प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से डिसाइडेड है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, इंटरनल भी और
एक्सटर्नल भी। तो जब बहुत सारे फैक्टर से डिसाइडेड होगा कोई भी प्रोसेस, एक से ज्यादा फैक्टर से डिसाइडेड होगा, तो हम कहेंगे वहां पे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एप्लीकेबल होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों इस लॉ को हम कहते हैं कि दिया था किसने, ब्लैकमैन ने 1905 में, जिसको कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट्स एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब बहुत सारे फैक्टर किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उस पर लागू होता है। इसके अनुसार कैसे डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को बच्चों, तो ये डिफिनीशन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जो मैंने बताया कि एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, देन इट्स रेट, याद रखना बच्चों, इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, जो कि उसके मिनिमम वैल्यू से नजदीक है, वही उसके रेट को डिसाइड करेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं और उन बहुत सारे फैक्टर में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि उसका अपने मिनिमम वैल्यू के नजदीक है, तो उस मिनिमम वैल्यू पे जो भी फैक्टर होगा वो उसके रेट को डिसाइड करेगा। अगर हमने उसके कंसंट्रेशन या अमाउंट को बढ़ाया तो रेट पर हमें असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। अगर हमने उसके क्वांटिटी को चेंज किया तो वहां पे रेट पर असर पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसको सिंपली समझना है बच्चों कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो उन सभी फैक्टर्स में से जो सबसे मिनिमम अमाउंट के नजदीक होगा वही उस प्रोसेस का रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर का नाम भी देते हैं कि जो सबसे कम है वो लिमिटिंग होगा। तो लिमिटिंग फैक्टर उसी को हम नाम देंगे। उसको हम इसी चीज को बच्चों हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2, मतलब किसी ग्रीन लीफ में, ग्रीन लीफ कहने का मतलब क्लोरोफिल सफिशिएंट है, ग्रीन लीफ कहने का मतलब बच्चों क्लोरोफिल सफिशिएंट है, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंडीशन भी ऑप्टिमम है, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज, हो सकता है कि इस कंडीशन के बावजूद भी क्लोरोफिल है, लाइट भी है और CO2 भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी प्लांट हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस ना करे इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो बहुत कम है तो बच्चों एंजाइम काम नहीं करेगा, और एंजाइम अगर काम नहीं किया तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं दिस लीफ इफ गिवन ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब अगर हमने जो मिनिमम है, जो टेम्परेचर बहुत कम है, वेरी लो है, अगर हमने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, उस कंडीशन को चेंज किया जो टेम्परेचर लो है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, तो हमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे फैक्टर्स है बच्चों, यहां पे देखो 4 फैक्टर्स की बात की गई है। लीफ, ग्रीन लीफ का मतलब क्लोरोफिल, ऑप्टिमम लाइट मतलब लाइट, दूसरा CO2 और चौथा टेम्परेचर। इन 4 फैक्टर में बताओ लिमिटिंग किसके बारे में कहा जा रहा है? टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर कम था इसलिए फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो रहा था। अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया, ऑप्टिमम कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। इस तरह से ब्लैकमैन ने समझाया था कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें जो मिनिमम अमाउंट में होगा उसी को हम लिमिटिंग फैक्टर मानेंगे, और उसके चेंज करने से बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है और कितने तरह के फैक्टर प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर लाइट। बच्चों लाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम लाइट के 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला नाम है लाइट क्वालिटी, कि लाइट की क्वालिटी कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्लांट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो PAR रेंज में करता है। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिस रेंज को एब्जॉर्ब करता है वो PAR होता है, और ये रेंज 400 to 700 नैनोमीटर का होता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसी रेंज में प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस रेंज में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब देखने को मिलता है, तो हम लोगों ने बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
ब्लू एंड रेड लाइट में देखने को मिलता है, और इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और सबसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस, लीस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें ग्रीन लाइट में देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का कारण हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा था कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसी वेवलेंथ में ज्यादा हो रहा है। ग्रीन लाइट को सबसे कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों देखने को मिल रहा है बच्चों? तो उसका कारण है कि ग्रीन लाइट को जो प्लांट के क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। तो बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं लस्सी में, कैरोटीनॉइड्स, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए वहां पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है कि क्लोरोफिल डायरेक्टली उस लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो एलएचसी है उसकी मदद से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड और मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट। ये तो बच्चों बात हो गई लाइट के क्वालिटी की। दूसरा बात करें, दूसरा जो पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितनी देर लाइट दे रहे। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो ड्यूरेशन बढ़ाने से अगर हम सारे फैक्टर, दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट कर दें, ध्यान से समझना बच्चों इसको, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर दें, केवल ड्यूरेशन चेंज करें, केवल ड्यूरेशन चेंज करें, तो वो रेट पर असर नहीं दिखाएगा। अफेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? टोटल प्रोडक्शन को। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बट द रेट विल रिमेन same, and hence this duration of light does not affect the rate of photosynthesis condition if wavelength and intensity are constant. लाइट की ही प्रॉपर्टी कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी मिल रहा है उसको हम कांस्टेंट रख दे और बाकी सारे फैक्टर भी कांस्टेंट, केवल ड्यूरेशन को चेंज करे, तो वो ड्यूरेशन के कारण रेट पर असर नहीं पड़ेगा, टोटल प्रोडक्टिविटी, अमाउंट पे असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मान लो कोई प्लांट है बच्चों, इसका एग्जांपल हम लोग समझें कि मान लो कोई प्लांट है जिसमें कि हमने एक प्लांट को 5 आवर्स के लिए लाइट के प्रेजेंस में रखा और उसी प्लांट को 10 आवर्स के लिए ऑब्जर्व किया। मान लो जो 5 आवर्स के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर कितने अमाउंट में ग्लूकोज बना, मान लेते हैं कि उसमें 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ, और जिसने 10 आवर्स के लिए रखा, 10 आवर्स के बाद ऑब्जर्व किया, तो मान लेते हैं कि इसने 1000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाया। अब हम इस बेसिस पे बच्चों रेट पर आवर के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो रेट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहां पे रेट क्या होगा बच्चों? तो रेट 5 आवर्स में 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो हम पर आवर के बेसिस पे अगर हम रेट निकालें तो हम कह सकते हैं यहां पे 100 ग्लूकोज पर आवर के बेसिस पे यहां पे ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है। ऑन द सेम मैनर 10 आवर्स के बाद अगर 1000 है तो पर आवर के बाद हम कहेंगे कि यहां पे भी 100 ग्लूकोज पर आवर के रेट से सिंथेसाइज हुआ। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 5 आवर्स में 500 और 10 आवर्स में 1000 ग्लूकोज अगर बना है और उसके बेसिस पे पर आवर का रेट हम कैलकुलेट करें, तो दोनों में 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर आवर के रेट से ही सिंथेसाइज हुआ है। तो आप देख सकते हो रेट सेम रहा, बस अमाउंट जो है, जो प्रोडक्टिविटी का अमाउंट है, वो ग्लूकोज का चेंज हो रहा है। 5 आवर्स में 500 और 10 आवर्स में 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बात हो गई ड्यूरेशन ऑफ लाइट के कारण क्या फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, तो रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। अब लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो बच्चों देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट and CO2 fixation, that is photosynthesis rate, linear relationship। इस चीज को, इस लाइन को समझने के लिए बच्चों इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को आप देखो कि एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी दिया गया है बच्चों और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब इंटेंसिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम है। अब ये लीनियर रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है बच्चों? लीनियर रिलेशनशिप की अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, मान लो हमने इंटेंसिटी यहां पर रखा, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट
बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमने इंटेंसिटी और बढ़ाया, रेट और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इंटेंसिटी और बढ़ाया, रेट और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, रेट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं बच्चों लीनियर रिलेशनशिप है कि इंटेंसिटी बढ़ा तो रेट भी बढ़ा। तो इनिशियल जब इंटेंसिटी कम है, लो लाइट इंटेंसिटी है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, रेट लगातार बढ़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटेड। अब आप देखो बच्चों, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है, रेट शुरुआत में तो यहां तक तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमने इंटेंसिटी और बढ़ाया तो रेट हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगा तो लाइट तो मैक्सिमम है बच्चों, लेकिन दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी के इस पॉइंट पे रेट मैक्सिमम हो गया बच्चों। यहां पे क्या हुआ, रेट मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पे रेट मैक्सिमम हो गया, और रेट यहां पे इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम रेट है। तो ये जो पॉइंट है यहां पे मैक्सिमम अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ई पॉइंट शो करेगा कि मैक्सिमम रेट अचीव हो गया। अब इस मैक्सिमम के बाद आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लीजिए, रेट कांस्टेंट हो जाता है। रेट कांस्टेंट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दूसरे फैक्टर लिमिटिंग हो गए, लाइट अब मैक्सिमम हो गया, लाइट से सैचुरेट हो गया। इसलिए शुरुआत में लाइट के बढ़ाने से इंटेंसिटी कम था तो रेट भी कम था, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई रेट भी बढ़ा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जहां पे लाइट के लिए, अब लाइट जो है इंटेंसिटी के लिए अब उसको और इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जहां पे रेट मैक्सिमम हो गया, उसके बाद आप इतना भी इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, रेट पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां पे कहा गया है कि एट हायर लाइट इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी बढ़ गया। अब इंटेंसिटी बढ़ गया तो अब मैक्सिमम जब अचीव कर लिया उसके बाद रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग होने शुरू हो जाते हैं बच्चों। लेकिन अगर हमने इस इंसिडेंट लाइट को बढ़ाते ही रहे, मान लो कि यहां तक बढ़ाते रहे, तो कुछ देर तक तो बच्चों ये कांस्टेंट होगा, लेकिन बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाएगा तो एक चांस है कि ये रेट घट भी सकता है, रेट घट भी सकता है। एनसीईआरटी में लाइन दिया है बच्चों, ध्यान समझना है, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड देयर इज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। समझना बच्चों, यहां पे ये एक पॉइंट है जहां पे कि लाइट से सैचुरेशन हो गया, लाइट से क्या हो गया, सैचुरेशन, इसके बाद अब उससे लाइट नहीं चाहिए। तो मान लेते हैं डी पॉइंट पे कि यहां पे लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, जहां पे इस प्लांट को मैक्सिमम इतना लाइट मिल गया कि वो अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया। इस पॉइंट के बाद दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग होंगे। अब हम इससे ज्यादा इंटेंसिटी, मैक्सिमम रेट अचीव करने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो क्लोरोफिल अपने मैक्सिमम रेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब इससे ज्यादा लाइट देंगे तो रेट और बढ़ेगा, रेट और बढ़ेगा तो फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन प्लांट में सिस्टम होता है कि नए क्लोरोफिल लगातार बनते रहते हैं और पुराने टूटते रहते हैं, तो कुछ देर तक इसको मेंटेन किया जाएगा, जो कांस्टेंट दिख रहा है, और दूसरे फैक्टर्स भी लिमिटिंग हो रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ने से। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा इंटेंसिटी अगर बढ़ाया तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल बढ़ जाएगा और तेजी से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो होगा वो घटना शुरू होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का अमाउंट घटना शुरू होगा देयर विल बी डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। इसलिए यहां पे फोटो ऑक्सीडेशन का रेट बच्चों ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही फोटो ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा ज्यादा तेजी से फोटोसिंथेसिस घटेगा।
इसलिए इस पॉइंट को समझना है बच्चों कि बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे कि हमें ऐसा देखने, इसके बाद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, कुछ देर तक तो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट सैचुरेशन। लाइट सैचुरेशन क्या होता है बच्चों? तो लाइट इंटेंसिटी का वो पॉइंट जहां पे कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाता है, उस पॉइंट को हम लाइट सैचुरेशन कहते हैं। अब आप देखो यहां पे इस पॉइंट से हमने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू किया और आप देखो डी पॉइंट पे आकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गया, मींस डी पॉइंट इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट। डी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, जहां पे रेट क्या हो गया है? मैक्सिमम। और ये कब अचीव हो रहा है? नेचुरल कंडीशन में कब हो रहा है? फुल सनलाइट का बच्चों, फुल सनलाइट, जहां पे जिस समय मैक्सिमम लाइट अवेलेबल होता है सन का, उस समय उसका 10% भी, मैक्सिमम का 10% भी अगर प्लांट को मिल जाए तो लाइट सैचुरेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद रेट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा बच्चों, फिर फोटो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ेगा और फोटोसिंथेसिस घटना शुरू हो जाएगा। तो फुल सनलाइट का 10% पे ही मान लेना है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेट मैक्सिमम हो चुका, क्योंकि लाइट वहां पे क्या हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है। फिर इसलिए हम कहते हैं कि लाइट कभी भी लिमिटिंग नहीं होता नेचर में। इसलिए एनसीईआरटी लिखता है लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट नेचर में कभी भी लिमिटिंग होता ही नहीं, कम होता ही नहीं है प्लांट के लिए, एक्सेप्ट दो कंडीशन याद रखना है बच्चों। एक्सेप्ट प्लांट इन शेड, जहां पे लाइट डायरेक्टली नहीं मिल रहा, शेड में ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट, वैसे प्लांट जो शेड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, और इन डेंस फॉरेस्ट, आपने पढ़ा होगा बच्चों इकोलॉजी में, डेंस फॉरेस्ट जहां पे कैनोपी फॉर्मेशन होता है, जहां पे डेंस फॉरेस्ट होता है वहां पे ट्री को पेनिट्रेट नहीं कर पाता लाइट, और नीचे के जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं वहां लाइट नहीं मिल पाता, तो उनके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो नेचुरल कंडीशन में लाइट लिमिटिंग हो सकता है, दो कंडीशन, डेंस में, डेंस फॉरेस्ट के कंडीशन में जहां पे लाइट नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ट्री इतने डेंस हो गए कि लाइट उसको पेनिट्रेट करके नीचे तक नहीं आ पा रहा, तो वहां पे शेड कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, अंधेरा की तरह दिखना शुरू होगा, तो वहां पे लाइट नहीं मिलेगा, तो प्लांट, वहां पे जो ग्रो करने वाले प्लांट है वैसे प्लांट के लिए लाइट एक लिमिटिंग हो सकता है। अदरवाइज नेचर में लाइट कभी भी लिमिटिंग नहीं होता। लाइट इज रेयरली, क्यों नहीं होता? अब सोचो क्यों नहीं होता, तो हम कह सकते हैं बच्चों इसलिए नहीं होता कि फुल सनलाइट का 10% पे तो मैक्सिमम है, और इसी कारण है कि डिफ्यूज लाइट में भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। आपने देखा होगा आपके बालकनी में कुछ प्लांटेशन आपने कर रखा है तो भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं, क्यों? डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10% पे तो मैक्सिमम है। इसलिए वो कम लाइट भी मिलेगा तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं कि 10% पे प्लांट कोई भी सैचुरेशन शो करता है। इसमें ए बी सी डी और ई जो दिया है उसका मतलब समझते हैं कि यहां पे क्या इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है ये ग्राफ में। तो बच्चों यहां पे जो ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट को जहां तक दिखाया है एनसीईआरटी ने, हम वहां तक मानेंगे कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ए पॉइंट को हमें क्या मानना है बच्चों? लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन जब बात करते हैं बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट में देखो ग्राफ जो है बच्चों वो कर्व हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है थोड़ा सा। इसका मतलब यहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, यहां से लाइट को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग होने शुरू हो गए। तो बी पॉइंट में हमें वो ये मानना है बच्चों कि ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पे कि लाइट अब एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। तो कौन फैक्टर होगा दूसरा? तो दूसरा कोई भी लिमिटिंग फैक्टर, लाइट को छोड़कर दूसरा कोई भी लिमिटिंग फैक्टर यहां पे बी पॉइंट में हो सकता है। तो ए पॉइंट में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर, बी एक ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पे कि लाइट को छोड़कर दूसरे फैक्टर लिमिटिंग होने शुरू हो गए। और सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कांस्टेंट रेट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बच्चों यहां पे हमें यह समझना है कि कोई ना कोई फैक्टर लिमिटिंग है, लेकिन लाइट कम से कम लिमिटिंग अब नहीं रहा। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पे जो डी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आपके देख रहे हो कि रेट क्या हो चुका है? मैक्सिमम, जो कि ई पॉइंट बता रहा है बच्चों।
तो यहां पे लाइट जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, लाइट से सैचुरेशन हो चुका है प्लांट के फोटोसिंथेसिस का। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट के बाद वहां पे रेट अगर फिर भी नहीं, वहां पे रेट मैक्सिमम हो चुका है और रेट अब कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई दूसरा फैक्टर है जो कि लिमिटिंग है। तो यहां पे सी पॉइंट में हमें मानना है बच्चों कि लाइट को छोड़कर दूसरा कोई ना कोई फैक्टर लिमिटिंग हो गया। डी पॉइंट एक लाइट सैचुरेशन पॉइंट है और ई पॉइंट जहां पे कि रेट क्या हो चुका है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम रेट के पॉइंट को बच्चों दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो ए बी सी डी क्या कहना चाह रहा है बच्चों यहां पे ग्राफ में, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स CO2 कंसंट्रेशन। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि CO2 जो है ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसका अमाउंट बच्चों नेचर में बहुत ही लो अमाउंट में होता है। ये कंसंट्रेशन इसका एटमॉस्फेयर में बहुत ही लो है और ये जो कंसंट्रेशन है CO2 का ये 0.03 to 0.04% के बीच में होता है। तो बच्चों यहां पे एक चीज आपको समझना है कि ये जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ये कौन से प्लांट के लिए है, C3 प्लांट के लिए है कि C4 प्लांट के लिए है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन दे रखा है 0.03% टू 0.04% जो एटमॉस्फेयर में CO2 पाया जाता है, उसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0.03 टू 0.04% CO2 कंसंट्रेशन है, हम चाहें तो इसको माइक्रोलीटर पर लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। और अगर माइक्रोलीटर पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 300 माइक्रोलीटर पर लीटर टू 400 माइक्रोलीटर पर लीटर। और इसी चीज को बच्चों हम लोग पार्ट पर मिलियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पार्ट पर मिलियन में ये डेटा आ जाएगा बच्चों 300 ppm टू 400 ppm, दैट इज पार्ट पर मिलियन। तो बच्चों इसी चीज को परसेंट को हम लोग यहाँ पे माइक्रोलीटर पर लीटर में या पार्ट पर मिलियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अभी के एटमॉस्फेयर में जो CO2 कंसंट्रेशन है वो कितने परसेंट के बीच में रेंज कर रहा है, 300 ppm से लेकर 400 ppm के बीच में, या 300 माइक्रोलीटर पर लीटर टू 400 माइक्रोलीटर पर लीटर के बीच में। और अभी का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 400 को करीब करीब पहुंच चुका है CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटी के कारण जो एक्टिविटी चल रहा है बच्चों उसमें CO2 कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। और अभी हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम करते हैं ऐसा कि ये करीब करीब 400 के आसपास है। अब बच्चों ये 400 माइक्रोलीटर पर लीटर के आसपास CO2 कंसंट्रेशन जो अवेलेबल है, अब NCERT कहता है कि इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05%। तो 0.05% को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 500 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 500 माइक्रोलीटर पर लीटर कि अभी जो ये NCERT कहना चाह रहा है कि अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता है कहां तक, 500 माइक्रोलीटर पर लीटर तक, दैट इज 0.05% तक, इट कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। ये CO2 फिक्सेशन रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, CO2 से फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ाएगा। लेकिन बियॉन्ड दिस लेवल दैट कैन बिकम अ डैमेजिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स। लेकिन इस लेवल के बियॉन्ड कहते हैं बच्चों कि बियॉन्ड दिस लेवल जो इसमें ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा कि ये डैमेजिंग इफेक्ट शो कर रहा है। और हमें बच्चों बात करनी है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ये क्या डैमेजिंग इफेक्ट शो करेगा उसको समझते हैं बच्चों। तो अगर CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा बच्चों तो वो CO2 कंसंट्रेशन प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में उसी कंसंट्रेशन में आएगा। अब 0.05% तक की बात की गई है, तो मान लेते हैं कि बहुत हाई कंसंट्रेशन दैट इज 0.05% के कंसंट्रेशन में CO2 आया, तो हम जानते हैं कि CO2 साइटोप्लाज्म में आकर बच्चों किस रूप में रहता है, SCO3- के रूप में आता है और ये SCO3- के रूप में रहता है और ये कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। CO2 बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर से SCO3- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बच्चों SCO3- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो SCO3 होता है एक एसिड, इसके कारण साइटोप्लाज्म में एसिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म में एसिडिफिकेशन का मतलब बच्चों pH लो होगा, क्योंकि एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम कहेंगे एसिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और एसिडिफिकेशन के कारण इंजाइम्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और इस कारण से हम कहेंगे कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये
0.05% तक बढ़ाएंगे तो शुरुआती में हमें तो दिखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस के रेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में जब हम इसको देखेंगे बच्चों, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन में, लॉन्गर पीरियड्स में हम कहेंगे कि ये एसिडिफिकेशन क्रिएट कर देगा। एसिडिफिकेशन कॉज करने के कारण बच्चों प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करना शुरू करेगा और जिसके कारण प्रोडक्टिविटी में नुकसान हो सकता है। तो इट मे हैव डैमेजिंग इफेक्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कंसंट्रेशन बढ़ने से शुरुआती कंडीशन में हम कहेंगे कि फिक्सेशन रेट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण एंजाइम फंक्शनल नहीं हो पाएंगे और वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो ये तो बात होगी बच्चों की CO2 कंसंट्रेशन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। अब बच्चों आगे बात करते हैं CO2 कंसंट्रेशन में ही कि C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन के लिए C3 और C4 प्लांट अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब एट लो लाइट कंडीशन, अगर लाइट कंडीशन, लाइट इंटेंसिटी कम है, लो है, तो वहां पे न तो C3 प्लांट रिस्पॉन्स करेगा ना ही C4 प्लांट रिस्पॉन्स करेगा बच्चों। नाइदर ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप, न तो C3 न C4 रिस्पॉन्ड टू हाई CO2। मतलब एक ऐसा कंडीशन मान लिया जाए जहां पे CO2 कंसंट्रेशन हाई है लेकिन लाइट इंटेंसिटी बहुत लो है, वेरी लो, यहां पे लो कंडीशन है, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में जो C3 है और C4 है, दोनों में से कोई भी प्लांट अपनी वहां पे प्रोडक्टिविटी शो नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों यहीं पे हाई लाइट कंडीशन की, एट हाई लाइट कंडीशन बोथ C3 एंड C4 शो इंक्रीज इन रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हाई लाइट कंडीशन दे दे बच्चों प्लांट्स को, तो दोनों C3 भी और C4 भी दोनों अपना रिस्पॉन्स शो करेगा और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस में। अब कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, कैसे चेंज होगा बच्चों, उस चीज को समझते हैं सैचुरेशन पॉइंट से। तो C3 C4 प्लांट की जब हम बात करते हैं तो C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट वो कितना है, 360 माइक्रोलीटर के आसपास है। कितना है बच्चों, 360 माइक्रोलीटर के आसपास, दैट इज 0.036 और 360 ppm। तो C4 प्लांट का सैचुरेशन कितने पे आ जाता है बच्चों। सैचुरेशन का मतलब मैंने बता रखा है कि वो पॉइंट जिसके आगे उसे और CO2 नहीं चाहिए। CO2 सैचुरेशन पॉइंट C4 का 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है। लेकिन जब हम बात करते हैं C3 प्लांट्स की, तो ये रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। मींस जो C3 प्लांट है उसमें सैचुरेशन बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आता है बच्चों। मतलब 450 माइक्रोलीटर से ज्यादा CO2 मिलता रहेगा तो जाकर C3 प्लांट में सैचुरेशन आएगा। मतलब सैचुरेशन पॉइंट का मतलब उससे ज्यादा CO2 नहीं चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद कोई भी प्लांट, सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद कोई भी प्लांट अपना मैक्सिमम रेट अचीव करता है। तो बच्चों, तो यहां पे हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों यहां पे एक पॉइंट्स मैंने दिखाया है। यहां पे 100 माइक्रोलीटर है, 200, 300, 400, 500। मतलब 100 मतलब 0.01 से बच्चों 0.05 तक कंसंट्रेशन इंक्रीज करके दिखाया है CO2 कंसंट्रेशन का। आप देखते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। सपोज 100 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 दिया जा रहा है हाईलाइट कंडीशन में, तो बच्चों क्या होगा, यहां पे C3 प्लांट भी रिस्पॉन्स करेगा बच्चों और C4 प्लांट भी फोटोसिंथेसिस दिखाएगा। अब इसको बढ़ाकर CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाकर बच्चों 200 माइक्रोलीटर पर लीटर किया गया, तो C3 और C4 दोनों ने अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाई। इस कंसंट्रेशन को बढ़ाकर बच्चों 300 तक कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि C3 प्लांट ने भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और C4 प्लांट ने भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। लेकिन जब हम बच्चों इसको यहां पे 360 जो दे रखा है एनसीईआरटी ने, सैचुरेशन पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों 360 माइक्रोलीटर पर लीटर और C3 का है जो है वो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर यहां पे ले रहे हैं। एक डेटा जो कि एनसीईआरटी ने दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए बच्चों। तो जब 360 माइक्रोलीटर कर रहे हैं तो C3 ने भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और C4 ने भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। लेकिन जब 360 से ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन लेते हैं, 360 से ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन लेते हैं, तो हमें यहां पे इसके बाद कौन अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हुआ दिखेगा बच्चों। 400 माइक्रोलीटर लिया तो C3 ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन C4 में और इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे 360 के पॉइंट पे
जो C4 प्लांट है इसने अपना सैचुरेशन शो कर दिया और यहीं पे इसका मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा इसको CO2 नहीं चाहिए, ये अपना सैचुरेशन दिखा देगा बच्चों। तो C4 प्लांट अपना मैक्सिमम रेट अचीव कर लेगा यहां पे 360 माइक्रोलीटर पे, लेकिन C3 प्लांट यहां से 400 पे भी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता दिखाई देगा, 450 तक किया बच्चों, वहां पे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता दिखाई देगा, और हमें उससे ज्यादा अगर करेंगे 450 से ज्यादा तो भी हमें C3 प्लांट में प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देती, दैट इज बियॉन्ड 450 हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी, किसमें? C3 प्लांट में। तो हम यहां पे ये समझे बच्चों कि सैचुरेशन पॉइंट पे 450 से ज्यादा पर जाकर ही C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो रही है, सैचुरेशन आ रहा है। इसका मतलब वो मैक्सिमम रेट CO2 के रिस्पेक्ट में कब करेगा? 450 से ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 का मिलेगा तभी वो मैक्सिमम रेट अचीव कर पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं बच्चों कि प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 कंसंट्रेशन है वो कितना है? तो 400 के आसपास है। तो बच्चों 400 के आसपास CO2 अवेलेबल है और C3 प्लांट को प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम करने के लिए 450 से ज्यादा चाहिए, तो बताओ अभी के एटमॉस्फेयर में क्या वो मैक्सिमम रेट अचीव कर पाएगा? तो अभी के कंसंट्रेशन पे वो मैक्सिमम रेट अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 450 से ज्यादा चाहिए और अभी का कंसंट्रेशन CO2 का 400 के आसपास है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम रेट अचीव नहीं कर पाएगा। तो लिमिटिंग अभी के एटमॉस्फेयर में किसके लिए CO2 कंसंट्रेशन होगा बच्चों? C3 प्लांट्स के लिए। तो लिमिटिंग फैक्टर अगर कहा जाए कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किसके लिए है? C3 प्लांट के। C4 के लिए क्यों नहीं है? तो उसका कारण है बच्चों कि C4 अभी के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है 400 के आसपास, लेकिन C4 प्लांट की बात करें, इसने अपना मैक्सिमम रेट कब अचीव कर लिया? कब सैचुरेशन शो कर दिया? 360। मतलब अभी अवेलेबल है 400 के आसपास, लेकिन उसको चाहिए 360 पे ही मैक्सिमम अचीव हो जा रहा है बच्चों। तो उससे ज्यादा चाहिए नहीं, 360 चाहिए मैक्सिमम करने के लिए, लेकिन अवेलेबल उससे भी ज्यादा है, तो इसके लिए कभी भी लिमिटिंग नहीं है CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि इसको चाहिए 360 और 400 के आसपास मिल रहा है। तो C4 के लिए लिमिटिंग नहीं, क्योंकि अपना मैक्सिमम रेट वो अचीव कर चुका, लेकिन C3 प्लांट को अपना मैक्सिमम रेट अचीव करना है तो उसे 450 से बियॉन्ड CO2 कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों। इसलिए अगर हम बात करें कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है, तो किसके लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर है CO2 कंसंट्रेशन? C3 प्लांट्स के लिए, नॉट फॉर C4 प्लांट। देयरफॉर thus the current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant, not for C4 plant। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि जो अभी के डेट में जो लिमिटिंग फैक्टर है वो किसके लिए है? हम कह सकते हैं C3 प्लांट्स के लिए। तो ये तो बात हो गई बच्चों CO2 कंसंट्रेशन से कि कौन किसके लिए ये CO2 कंसंट्रेशन लिमिटिंग है। नेक्स्ट है कि C3 प्लांट्स। अब C3 प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों। C3 प्लांट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम हम देते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कि जब बात आई कि C3 प्लांट्स के पास CO2 सैचुरेशन पॉइंट 450 के आसपास या उससे ज्यादा है, तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जो प्लांट लिया गया बच्चों, ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज टोमेटो, बेल पीपर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया C3 प्लांट्स पे कि C3 प्लांट्स ग्रीन हाउस के अंदर रखा गया। वे ग्रीन हाउस बच्चों एक शीशे से बना हुआ इनक्लोज चैम्बर होता है जहां पे हम प्लांट को अपने कंडीशन के आधार पे ग्रो करवा सकते हैं कि हम कैसा टेम्परेचर, कैसा कंडीशन देना चाह रहे, उसके अकॉर्डिंग ग्रो करवाते हैं। तो यहां पे C3 प्लांट्स को लिया गया और C3 प्लांट्स को एक को नॉर्मल कंडीशन में छोड़ा गया और दूसरे को सेम प्लांट्स को बाहर, मतलब उस ग्रीन हाउस के बाहर रखा गया नॉर्मल कंडीशन में, और एक को CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर, मतलब हमने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा था। अब ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन पे CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर पे रखा गया C3 प्लांट्स में। एग्जांपल बच्चों NCERT का टोमेटो और बेल पीपर। बेल पीपर का मिर्च मतलब शिमला मिर्च आप कह सकते हो, कि यहां पे इन दोनों प्लांट को जब ग्रो करवाया गया CO2 एनरिच्ड हाई CO2 कंसंट्रेशन पे, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर देखी। उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी दिखाई दी, और इसी को हम नाम देते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे फर्टिलिटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट की बढ़ी।
और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भविष्य में हुआ तो C3 प्लांट में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भले ही बाकी दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हों, लेकिन C3 प्लांट अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दिखाएगा। इसी चीज को एनसीईआरटी ने लिखा है, द फैक्ट दैट द C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप। ग्रीन हाउस क्रॉप्स क्यों कहते हैं बच्चों, कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ तो वहां पे इन सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए C3 प्लांट्स को ग्रीन हाउस क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर पे एंड दे आर अलाउड टू ग्रो इन CO2 इन दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स। इसी चीज को हम कहते हैं कि इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन पे हमने ऑब्जर्व किया है कि CO2 कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दे तो हमने ऑब्जर्व किया है कि C3 प्लांट्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और इसी को नाम हम देते हैं एक्सपेरिमेंट को बच्चों CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। जबकि अगर हम ग्रीन हाउस के बाहर जिस C3 प्लांट्स को ग्रो करवा रहे थे तो उनमें प्रोडक्टिविटी ऐसे ही जैसे जो ग्रीन हाउस में अंदर ग्रो कर रहे थे उनसे कंपैरेटिवली कम दिखाई दी, क्योंकि प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कभी भी मैक्सिमम रेट अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, CO2 कंसंट्रेशन में ही जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि C4 प्लांट के लिए कभी भी CO2 कंसंट्रेशन लिमिटिंग नहीं होता। तो एटमॉस्फेरिक CO2 इज नॉट लिमिटिंग फॉर C4 प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब बच्चों सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और उनके लिए भी CO2 कभी भी लिमिटिंग नहीं होता, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व CO2 होता है बच्चों। तो वो प्लांट्स वाटर में जो डिजॉल्व CO2 होता है उन्हीं को यूज कर लेता है, इसलिए उनके लिए भी CO2 कंसंट्रेशन कभी भी लिमिटिंग नहीं है। तो दो तरह के ग्रुप को मान लें कि जहां पे CO2 लिमिटिंग नहीं है, पहला एक तो C4 प्लांट और दूसरा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पेंसेशन पॉइंट, CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कॉम्पेंसेशन पॉइंट क्या होता है। तो ये वो पॉइंट है बच्चों जहां पे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाए। तो इट इज द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट जिस पॉइंट पे भी बराबर हो जाए उस पॉइंट को हम कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। और ये दो तरह का होता है बच्चों, एक लाइट कंपेंसेशन पॉइंट और दूसरा CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि वो लाइट इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाए। मतलब मान लो नेचर में इतना ही लाइट मिल रहा है कि प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो, बराबर रहे, तो हम उसी को कहते हैं कि लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट है। हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों CO2 कंपेंसेशन पॉइंट को। तो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, वो CO2 कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। तो कंपेंसेशन पॉइंट पे दोनों बराबर हो रहा है। अब बच्चों एक सामान्य कंडीशन की बात करें तो सामान्य कंडीशन पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसके बीच में जो रेशियो होता है बच्चों वो 10:1 का होता है। मींस अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, सब कुछ नॉर्मल है, प्रॉपर लाइट मिल रहा है, सारा कंडीशन फेवरेबल है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट 10 टाइम्स होता है कंपेयर टू रेस्पिरेशन। और इसी कारण से कहा गया 10:1 का रेशियो नॉर्मल कंडीशन में बच्चों। तो 10 टाइम फोटोसिंथेसिस होगा और 1 टाइम रेस्पिरेशन होगा अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता घटता रहता है लेकिन रेस्पिरेशन का रेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता। एनिमल्स में बच्चों वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्लांट्स में अपने जगह पे फिक्स है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी फिक्स है। तो कहते हैं रेस्पिरेशन एक कांस्टेंट रेट से चलता रहता है और मान लेते हैं कि वो 1 टाइम रेट से चल रहा है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट, मान लो ये रेस्पिरेशन का रेट है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जब लाइट नहीं मिल रहा है बच्चों तो 0 है। तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा और एक समय आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब लाइट कम होना शुरू होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटता रहेगा, लेकिन रेस्पिरेशन अपने जगह पे फिक्स होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन है और लाइट मैक्सिमम मिल रहा है तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बीच में रेशियो होता है वो 10:1 का।
जहां पे फोटोसिंथेसिस 10 टाइम्स है रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में। मीन्स कि प्लांट्स 10 गुना ज्यादा अमाउंट में फूड सिंथेसाइज कर रहा है जितना कि वो तोड़ रहा है। उसी को 10:1 के रेशियो में नाम दिया जाता है। अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी प्लांट, क्या ऐसा कभी होता होगा किसी भी प्लांट में कंपेंसेशन पॉइंट आता होगा? क्योंकि कंपेंसेशन पॉइंट जब भी प्लांट्स में आएगा तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलेंगे बच्चों। पहला कि वो प्लांट अपना नेट प्रोडक्टिविटी 0 कर लेगा। अगर कंपेंसेशन पॉइंट आता है तो प्लांट अपना नेट प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगा कंपेंसेशन पॉइंट पे। और दूसरा, प्लांट उस समय कोई भी गैसेस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से शो नहीं करेगा। इसी 2 पॉइंट को मैंने यहां पे लिखा है बच्चों कि नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट बिकम्स 0 एंड द प्लांट डू नॉट शो गैसेस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज शो नहीं करेगा, लेकिन कब? एट कंपेंसेशन पॉइंट। तो जिस समय वो कंपेंसेशन पॉइंट पे होगा बच्चों, वहां पे हम देखेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी 0 हो जाता है और जो गैसेस एक्सचेंज है वो बंद कर देता है। तो इस चीज को समझेंगे बच्चों। एक फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन पहले हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं कि अगर कोई प्लांट नॉर्मल कंडीशन में, तो वो अपना कैसे एक्टिविटी शो करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस का रेट 10 टाइम्स है। तो बच्चों मैंने यहां पे 10x लिखा है, जिसका मतलब 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स 10x फोटोसिंथेसिस है और 1 टाइम रेस्पिरेशन है, तो 10:1 का रेशियो हो। तो प्लांट्स के अंदर 10x फोटोसिंथेसिस और 1x मतलब 1 टाइम रेस्पिरेशन 10:1 का रेशियो चल रहा है। जब 10 टाइम फोटोसिंथेसिस करना है किसी प्लांट को बच्चों, तो उसको 10 टाइम CO2 की जरूरत होगी। 10 टाइम CO2 की जरूरत होगी। मान लो कि 10 टाइम CO2 उसको मिला। अब 10 टाइम CO2 जो मिला, तो वो 10 टाइम CO2 लेकर 10 टाइम फोटोसिंथेसिस करेगा, तो 10 टाइम ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा और 10 टाइम्स ग्लूकोज बनाएगा। 10x ग्लूकोज लिखा है बच्चों मैंने यहां पे कि 10 टाइम्स ग्लूकोज बनाएगा। मींस 10 टाइम फोटोसिंथेसिस के लिए 10 टाइम CO2 लिया, 10 टाइम O2 रिलीज किया और 10 टाइम्स ग्लूकोज बनाया। अब इकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो बच्चों कि जो नेट प्रोडक्टिविटी होता है, ये टोटल प्रोडक्टिविटी जिसे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्लांट अपने लिए भी तो कुछ यूज करेगा, जिसे हम रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी लॉस कितना है? रेस्पिरेशन के लिए कितना ग्लूकोज अमाउंट चाहिए? 1 टाइम। तो 1 टाइम ग्लूकोज वो खुद के लिए यूज कर लेगा, तो बचेगा कितना? 9 टाइम्स जो ये ग्लूकोज बचा है बच्चों, ये इसके लिए नेट प्रोडक्टिविटी है। और आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, यही नेट प्रोडक्टिविटी इट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितना? 10 टाइम्स माइनस R, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। 1 टाइम खुद के लिए यूज किया, तो जो 9 टाइम्स बचा वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होगा और इसी फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब बच्चों 10 टाइम ये तो नेट प्रोडक्टिविटी हुआ बच्चों, 9 टाइम्स ये नेट प्रोडक्टिविटी है। अपने लिए यूज करने के बाद भी वो 9 टाइम्स नेचर को देगा, मतलब कंज्यूमर्स को देगा। अब 10 टाइम O2 इसने रिलीज किया। अब 10 टाइम O2 में से 1 टाइम रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन में बच्चों फूड को तोड़ना है और फूड को तोड़ना है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तो 1 टाइम खुद के लिए रख लेगा और 9 टाइम्स वॉल्यूम जो ऑक्सीजन बचेगा वो एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा। तो एटमॉस्फेयर को रिलीज कितना किया इसने? 9 टाइम ऑक्सीजन रिलीज किया। और यही हमारे लिए अवेलेबल होता है बच्चों। हम लोग जो सांसें चलती हैं, एनिमल्स की जो सांसें चलती हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग करता है, वो इसी ऑक्सीजन को यूज करता है। अब ये 1 टाइम जो ऑक्सीजन लिया इसने रेस्पिरेशन में यूज किया। और आप जानते हो कि रेस्पिरेशन में O2 लिया जाएगा और CO2 रिलीज करेगा। तो 1 टाइम O2 लिया तो 1 टाइम CO2 रिलीज किया। अब 1 टाइम CO2 तो उसको रेस्पिरेशन के दौरान नहीं मिल गया, तो बाहर से कितना लेगा? क्योंकि 10 टाइम CO2 चाहिए था, तो बाहर से ये एटमॉस्फेयर से 9 टाइम CO2 लेगा और 1 टाइम उसके अंदर बना, तो 9 + 1 10 टाइम्स ये CO2 को यूज करके अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल इसी तरह से प्लांट चलाता रहता है बच्चों। तो सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्लांट इसी तरह से फंक्शन करता है कि 10 टाइम्स फोटोसिंथेसिस करता है। 10 टाइम फोटोसिंथेसिस करने के लिए 10 टाइम CO2 लेता है और 10 टाइम CO2 लेगा तो 10 टाइम O2 रिलीज करेगा। इसके साथ साथ 10 टाइम जो ग्लूकोज बनेगा उसमें 1 टाइम खुद के लिए यूज कर लेगा और 9 टाइम्स जो ग्लूकोज होगा वो NPP होगा, नेट प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है बच्चों। अब 10 टाइम्स ऑक्सीजन में से 1 टाइम खुद के लिए रख लिया और 9 टाइम्स बचा जो एटमॉस्फेयर को दे दिया।
तो हम कहते हैं बच्चों कि प्लांट O2 और CO2 बैलेंस को मेंटेन करता है। आप यहां पे इक्वेशन में देख सकते हो कि 9 टाइम CO2 लिया और 9 टाइम O2 रिलीज किया। इस तरह से वो नेचर में गैसियस कंडीशन को भी क्या करता है बच्चों, O2 और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब ये तो बात हो गई कि प्लांट नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा। अब हम लोग समझते हैं कॉम्पेंसेशन पॉइंट में क्या होगा, कि मान लेते हैं एट कॉम्पेंसेशन पॉइंट। बच्चों कॉम्पेंसेशन पॉइंट का डिफिनेशन क्या है, कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो जाए। रेस्पिरेशन चेंज नहीं हो रहा है प्लांट में, मेटाबॉलिक रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो 1x रेस्पिरेशन चलेगा। तो फोटोसिंथेसिस भी इसके बराबर है, मतलब 1x फोटोसिंथेसिस भी चलेगा। अब देखो 1x फोटोसिंथेसिस के लिए 1x CO2 चाहिए, दोनों बराबर है तो दोनों का रेट बराबर हो गया, तो 1x ग्लूकोज 1x फोटोसिंथेसिस करने के लिए 1x CO2 चाहिए वन टाइम फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये 1 टाइम O2 रिलीज करेगा और 1 टाइम ग्लूकोज भी बनाएगा। ये प्रोडक्टिविटी है बच्चों इसकी। अब इसको खुद के लिए रेस्पिरेटरी लॉस के लिए 1 टाइम ग्लूकोज भी तो चाहिए, 1 टाइम ग्लूकोज चाहिए, तो ये 1 टाइम ग्लूकोज जो बना उसको यूज कर लेगा। तो बताओ नेट प्रोडक्टिविटी कितनी, 0। जितना उसने बनाया उतना कंज्यूम कर लिया, इसलिए हम कहते हैं नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0। और जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये 1 टाइम जो O2 निकला वो तो खुद के लिए चाहिए 1 टाइम O2, तो वो 1 टाइम O2 लेगा और 1 टाइम CO2 कंज्यूम करेगा। इस तरह से चलेगा, तो ये न तो एटमॉस्फेयर को कुछ देगा और ना ही एटमॉस्फेयर से ये CO2 लेगा। इसी कारण से कहते हैं कि डू नॉट शो गैसियस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जब ये कॉम्पेंसेशन पॉइंट पे है तो ना तो ये गैसियस एक्सचेंज कर रहा है और ना ही ये प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि जितना इसने बनाया उतना ही इसने कंज्यूम कर लिया, मतलब कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लांट प्रोडक्टिव तभी होगा जब उसके पास CO2 कंसंट्रेशन या लाइट इंटेंसिटी उसके कॉम्पेंसेशन पॉइंट से ज्यादा चाहिए। तो प्रोडक्टिव होने के लिए, क्योंकि यहां तक प्रोडक्टिविटी इसका क्या है 0, इसलिए आपको यह डेटा दिया गया है कि CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट C3 प्लांट के लिए जो CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट है वो 25 to 100 ppm दिया गया। मतलब इतने CO2 कंसंट्रेशन पे बच्चों C3 प्लांट अपना ही केयर कर पाएगा, वो प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। इसलिए C3 प्लांट को प्रोडक्टिव होना है तो इतने से ज्यादा CO2 हमें उसे देना पड़ेगा। तो 100 ppm तक वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो करता, मतलब उससे ज्यादा CO2 मिलेगा तो ही C3 प्लांट प्रोडक्टिव हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो ये प्रोडक्टिविटी 0 to 10 ppm के बीच में कॉम्पेंसेशन पॉइंट शो करता है। तो 10 ppm से जैसे ही CO2 ज्यादा होगा ये अपनी प्रोडक्टिविटी शुरू कर देगा। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि C3 प्लांट ज्यादा CO2 डिमांड करके अपना कॉम्पेंसेशन पॉइंट शो कर रहा है। उसका कारण क्या है बच्चों, तो वो CO2 लॉस भी करता है फोटो रेस्पिरेशन के कारण, इसलिए उसको CO2 का डिमांड ज्यादा है। ठीक, लेकिन C4 प्लांट में ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम CO2 पे भी अपना प्रोडक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है और इसके लिए लिमिटिंग भी नहीं है CO2। तो अब आपको यहां पे पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों कि CO2 कंपेंसेशन पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यह चीज समझना है कि कोई भी प्लांट प्रोडक्टिव कब होता है, तो जब तक उसके कंपेंसेशन पॉइंट से ज्यादा CO2 नहीं देंगे वो प्लांट प्रोडक्टिव होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कंपेंसेशन पॉइंट पे है वो प्रोडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर लंबे समय तक किसी प्लांट को बच्चों इसी कंडीशन पे छोड़ दिया जाए तो वो प्लांट मर भी सकता है, क्योंकि स्टोर्ड फूड इसके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहां तक तो बात होगी बच्चों CO2 कंसंट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस को। तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एंजाइम्स डिनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं और लो टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही कोई भी प्लांट फंक्शन करता है। अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम ज्यादा यूज होता है बच्चों एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो एंजाइम आपको प्रोमिनेंटली देखा होगा आपने, एक तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम और दूसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम जिसे हम FNR के नाम से जानते हैं।
ये दो एंजाइम प्रोमिनेंटली काम करते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन शुरुआत से ही पूरे पाथवे में हर स्टेप में एंजाइम को यूज करता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पाथवे ज्यादा अफेक्टेड होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो हम कहेंगे डार्क रिएक्शन विल बी मोर अफेक्टेड। डार्क रिएक्शन क्योंकि एंजाइमेटिक है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है ज्यादा एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और ऑल्सो टेम्परेचर कंट्रोल बट दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। मतलब अगर पूछा जाए तो ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको बच्चों ज्यादा अफेक्टेड होगा डार्क रिएक्शन एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। अब C3 प्लांट और C4 प्लांट को कंपेयर करें तो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में C4 प्लांट का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है बच्चों वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि C3 प्लांट्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25। तो ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं बच्चों C4 प्लांट, जबकि C3 प्लांट का जो ऑप्टिमम है, और ऑप्टिमम वो होता है बच्चों जहां पे रेट मैक्सिमम होता है। ऑप्टिमम वो होता है जहां पे रेट क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेट अचीव करेगा यहां पे। तो इस रेंज के बीच में मतलब होता है बच्चों जहां पे रेट कहीं ना कहीं क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो C3 प्लांट अपना मैक्सिमम रेट 20 to 25 के बीच में कहीं ना कहीं, इसलिए ऑप्टिमम है इसका, और C4 प्लांट के लिए 30 to 40। अब बच्चों ये C3 और C4 प्लांट के लिए, लेकिन ये जो एक्टिविटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी प्लांट किस हैबिटेट में। अब ये कह ले कि डेजर्ट में 50 के आसपास टेम्परेचर होता है तो क्या वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑप्टिमम तो 30 to 40 है। तो प्लांट्स अपने अपने हैबिटेट के आधार पर भी अडेप्टेड होते हैं। बहुत सारे एल्गी ऐसे भी हैं बच्चों जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। हॉट स्प्रिंग एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि 80 डिग्री के आसपास सर्वाइव करते हैं। तो ये हम लोग C3 और C4 प्लांट को रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों की, इनका 30 to 40 और एक का 20 to 25। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। कुछ प्लांट्स और कुछ एल्गी जो एक्सेप्शनल कंडीशन पे रहते हैं, एडवर्स कंडीशन पे रहते हैं, हाई टेम्परेचर और बहुत सारे लो टेम्परेचर पे, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता रहता है और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं। इसलिए टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी हैबिटेट दे आर अडेप्टेड टू, जिसके लिए वो क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स का मतलब वैसे प्लांट्स बच्चों जो कि हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, दे हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, जैसे कि C4 प्लांट्स है। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स वो रहते हैं जो हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम शो करते हैं, जहां पे हाई टेम्परेचर पे आसानी से सर्वाइव करते हैं। एंड द प्लांट अडेप्टेड टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब होता है बच्चों जहां पे लो टेम्परेचर होता है, वहां पे जो प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं उनमें लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन में अडेप्टेड होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर में टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, और जो जहां पे सर्वाइव करते हैं बच्चों वहां पे उसके अकॉर्डिंग वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसा मैंने बताया, हॉट स्प्रिंग एल्गी 80 डिग्री पे भी फोटोसिंथेसिस करेगा। डेजर्ट में जो सकुलेंट प्लांट होते हैं वो 50 के आसपास भी, 50 डिग्री के आसपास भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में लो टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस देखा गया, 5 डिग्री के आसपास, -10, -20 पे भी फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कैसे किसी प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बच्चों वाटर। वाटर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जब लाइट रिएक्शन चल रहा था तो वहां पे फोटोलाइसिस होता है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान वाटर टूटता है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है, इसलिए बच्चों इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। अब इसकी कमी होगी तो वाटर स्ट्रेस आएगा। तो इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों, वाटर ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, उसका 98 to 99% लॉस करता है, और 1 से 2% में वो अपना फोटोसिंथेसिस, बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल कर लेता है। तो पानी का डायरेक्ट इफेक्ट जनरली हमें दिखाई नहीं देता। तो द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। दूसरे इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे अगर पानी की कमी हुई, वाटर स्ट्रेस हुआ, तो कॉजेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जिसके कारण CO2 मिलना बंद हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या प्लांट को देखने को मिला, CO2 मिलना बंद हो गया। क्यों? स्टोमेटा बंद हो गया। क्योंकि आगे पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में
कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजर टर्गर प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, मतलब पानी जब तक है उसके पास एक्सेस में तब तक स्टोमेटा ओपन रहता है, और पानी की कमी हुई तो स्टोमेटा क्या हो जाए, क्लोज, और इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज चलता रहता है। इसलिए पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा बंद होगा, तो CO2 अवेलेबिलिटी जो होती है बच्चों वो कम हो जाएगी। ये तो पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा, पानी की कमी हो जाती है तो विल्टिंग ऑफ लीफ देखने को मिलता है बच्चों। विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। विल्टिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। आपने देखा होगा गर्मी के समय में जब आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो इवनिंग के समय आप देखते हो कि पत्ते सिकुड़ जाते हैं, दैट इज विल्टिंग ऑफ लीफ। पत्ते सिकुड़ गए, पानी की कमी हो गई, वो सिकुड़ गए, दैट इज सरफेस। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया लीफ का कम हो गया। और सरफेस एरिया मान लो इतना फैला होता तो ज्यादा सरफेस एरिया लाइट से एक्सपोज्ड है, पानी कमी हुई, सरफेस एरिया कम कर लिया तो कम फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये भी बच्चों इफेक्ट होता है वाटर का फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कि वाटर स्ट्रेस आल्सो कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीफ, thus रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो पानी की कमी से सरफेस एरिया तो कम हो ही रहा है, साथ साथ दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बच्चों डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये इनहिबिटर्स जनरली क्या होते हैं, वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स जो हम यूज करते हैं। वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल है बच्चों DCMU, जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, या इसी को हम कहते हैं डाइयूरॉन, CMU, मोनोयूरॉन पैन पर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। ये सब जितने भी केमिकल्स हैं बच्चों, ये वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स होते हैं। ये केमिकल्स करते क्या है, ये ब्लॉक कर देते हैं फोटोसिस्टम 2 को। अब फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक हो गया बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो प्लास्टोक्विनोन के पास जाना था, जिसके कारण प्रोटॉन पंपिंग होता और ग्रेडियंट बनता, तो अगर इस फोटोसिस्टम 2 को ही ब्लॉक कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन के बीच में वो रुक जाएगा, जिसके कारण जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बच्चों वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ये केमिकल प्लांट्स में दे दिया गया किसी कारण से तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और इसमें मेनली हम कह सकते हैं इन केमिकल से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बंद हो जाएगा। अब इसी का एक दूसरा ग्रुप है बच्चों डाइक्वाट पैराक्वाट, जो कि वायलाजेन डाई है। डाई का एक ग्रुप है बच्चों ये वायलाजेन। ये करता क्या है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देता है। कैसे? बाय ब्लॉकिंग फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 को ब्लॉक करके ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को फोटोसिस्टम 1 से फेरोडॉक्सिन के बीच में नहीं होने देता, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी NADPH बनेगा, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचने नहीं देगा, जिसके कारण साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों जो पहला ग्रुप है जिसमें DCMU आ रहा है वो फोटोसिस्टम 2 को ब्लॉक करता है। डाइक्वाट पैराक्वाट जो वायलाजेन डाई है वो फोटोसिस्टम 1 को ब्लॉक करते हैं। एक के कारण नॉन साइक्लिक स्टॉप हो जाएगा, दूसरे के कारण साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बंद हो जाएगा। तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा।